मेरे जेई मेंस में 99 परसेंटाइल आएंगे ये किसी को विश्वास नहीं था, इवन मुझे भी नहीं था। मैं जब अपनी जेई की तैयारी कर रहा था 2018 में, तब लास्ट के 3 महीने में अगर किसी को भी पूछो कि यार मेरे कितने मार्क्स आएंगे, तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था मैं कौन हूँ। कोई बोलता है यार ही इज जस्ट अ रैंडम गाय, अरे इसके कहाँ 99 परसेंटाइल आएंगे, ऐसे कमेंट्स किए जाते थे मेरे ऊपर। मैंने लास्ट के 3 महीने में ये 3 चीजें करी जिससे मेरे 99 परसेंटाइल आए एंड इन सब का मुंह बंद कर दिया। यहाँ तक कि एग्जाम के 1 महीने से पहले लोग मुझे जानने लग गए थे एंड मेरे क्लास के टॉपर्स तक मेरे से आकर डाउट पूछने लग गए थे। एंड इन सब के पीछे ये 3 चीजों का ही हाथ था जो मैं तुमको बताने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं ये 3 चीजें तुम्हारे साथ शेयर करूँ, मुझसे वादा करो ये कि तुम इन तीनों चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे एंड कमेंट डाउन आई विल डू इट। इसके साथ साथ मुझे कमेंट्स में ये भी बताओ कि आज तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं और तुम कितने मार्क्स टारगेट कर रहे हो। ये जो लास्ट के 90 डेज बचे हैं, इसको तुमको 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। अगर तुम इसको एज अ होल देखोगे 90 डेज का पीरियड, तो बहुत बड़ा समय लगेगा एंड इसकी वजह से शायद तुम और प्रोक्रास्टिनेशन कर लो कुछ दिन एंड टाइम वेस्ट हो जाए। बट अगर तुम इसको 30 डेज के पीरियड में बांट दोगे तो तुमको दिखेगा कि यार क्लियरली तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है एंड इन तीनों महीने में तुमको सेम तरीके से पढ़ाई नहीं करनी। जो फर्स्ट 30 डेज है उसमें तुमको ये फोकस करना है कि यार पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो। जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तुम किसी भी मॉक टेस्ट को अपनी फुल कैपेसिटी से दे ही नहीं पाओगे। तुमको रियलाइज ही नहीं होगा। तुम्हारे पास हमेशा एक आर्ग्यूमेंट होगा, तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज होगा कि यार मैंने तो ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, इसकी वजह से मेरे ये क्वेश्चन गलत हो गए और मेरे मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, यार मेरा ये सेक्शन बचा हुआ है, यार मेरा वो चैप्टर बचा हुआ है। ये सारे बहाने तुमको मॉक टेस्ट में अपना फुल पोटेंशियल यूज करने ही नहीं देंगे मेरे भाई। सो पहला सिंपल टारगेट ये रखो, कुछ भी हो जाए मैं सारे चैप्टर्स को कवर करूंगा एक बार। इन चैप्टर्स को कवर कैसे करना है ना, इसके 2 तरीके हैं। पहले तो एक चैप्टर वो होगा जो तुम्हारी कोचिंग में आज तक पढ़ाया ही नहीं गया, वो अभी पढ़ाने वाले हैं अक्टूबर से नवंबर के पीरियड में। तो उस पीरियड वाले चैप्टर्स जो बचे हुए हैं उनको तुम इसी टाइमलाइन के साथ कवर करते रहना जैसे जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाए, और उनको स्ट्रेंथन कर लेना। दूसरी जो कैटेगरी है, उन कैटेगरी के चैप्टर्स तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, अब पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट करो उनका रिवीजन करना। जैसे कि उन चैप्टर्स की पहले शॉर्ट नोट्स निकालो, उसके बाद तुम जब चैप्टर को अटेम्प्ट कर रहे होगे पहली बार, तब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो तुमने इंपॉर्टेंट स्टार मार्क किए होंगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद तुम थोड़े PYQ सॉल्व कर लो उस चैप्टर के। इस तरीके से तुम अपना चैप्टर कवर कर सकते हो। सो ये वाला जो फेज है ना, ये 30 डेज का फेज, इसमें कोचिंग भी चल रही होगी और साथ साथ तुम सिलेबस भी रिवाइज कर रहे हो। ये थोड़ा सा टफ फेज होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि यहाँ पर तुमको ग्राइंड करना स्टार्ट करना है, तुमको हार्डवर्क पुट इन करना है। मैं खुद 15-16 घंटे पढ़ता था इस वाले फेज में, जब मेरे चैप्टर्स भी रिवाइज करने होते थे एंड कोचिंग भी चालू थी। करंट स्टडी प्रोग्रेस के हिसाब से तुम्हारा जो सिलेबस खत्म होने वाला होगा वो शायद मिड नवंबर या एंड ऑफ द नवंबर में खत्म हो जाएगा। तब तक तुमको ये ग्राइंड चालू रखनी है, ये 16-15 घंटे पढ़ना स्टार्ट रखना है। हर चैप्टर की शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQs करना भूलना नहीं। नाउ इसके साथ साथ अगर तुम देखोगे तो इसमें तुम्हारे फर्स्ट 30 डेज भी कवर हो रहे हैं पार्टली, एंड कुछ सेकंड सेक्शन के 30 डेज हैं वो भी कवर हो जाएंगे, जिसमें तुम सिर्फ अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर पाओगे। जब तुम मिड नवंबर और जो दिसंबर वाला पीरियड है, मतलब तुम लास्ट के 45 डेज देख रहे हो और थर्ड वाला पूरा पीरियड बचा है तुम्हारे पास, जो थर्ड सेक्शन है 30 डेज का वो पूरा बचा है तुम्हारे पास, एंड जो मिड वाला सेक्शन है उसके 15 दिन और बचे हैं। यहाँ पे तुमको ये रियलाइज करना है कि यार सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होता है तुरंत उसको टेस्ट करो। जो चैप्टर पढ़े हैं उनको टेस्ट करो, जितना हो सके उतना टेस्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा तुमको। टेस्ट के साथ साथ हर कोई टेस्ट के फ्लो में बह जाता है, बट तुमको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं अभी जो टेस्ट ही नहीं दे रहे, तो उनको एनालिसिस तो दूर की बात है। पहले ट्राई करो यार कि टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, एकदम सीरियस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हो वैसी फीलिंग देके। मॉक टेस्ट जैसे ही देते हो, अब तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर है तो तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं बचेगा यार कि क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रहा। इससे तुमको एक चीज दिख जाएगी यार, कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस तुमसे हो रहे हैं, कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो तुमको ये भी पता चल जाएगा तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं, तुम्हारे वीक चैप्टर कौन से हैं। नाउ स्ट्रॉन्ग चैप्टर को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना अच्छा है,
लेकिन जो वीक चैप्टर्स हैं ज्यादातर लोगों का रोटेशनल छूट ही जाता है और वो वीक ही रहता है फिजिक्स में। तो तुमको क्या करना है ना, रोटेशनल के बादशाह बनने की कोशिश मत करो। अब तुम ट्राई करो रोटेशनल के बेसिक्स कवर कर। तो इस तरीके से तुम्हारे मॉक टेस्ट के थ्रू तुम और वापस से रिवीजन कर रहे हो अपने सिलेबस का। जो गलतियां कर रहे हो, जो चैप्टर्स तुमसे नहीं बन रहे हो, उनका भी रिवीजन कर रहे हो। एंड दिस इज व्हाई एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू विल नॉट एनालाइज कि क्या गलत कर रहे हो, कौन से चैप्टर्स कौन से सब्जेक्ट्स में गलत कर रहे हो, तो तुम उसको इंप्रूव नहीं कर पाओ। एंड जो लास्ट का पार्ट है वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। एंड इस वाले फेज में ना सारे बच्चे गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको दिख जाता है कि यार मार्क्स कोचिंग के मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे, जो पर्सनल मॉक टेस्ट दे रहे उसमें भी नहीं आ रहे, ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट सीरीज दे रखी है उसमें भी मार्क्स नहीं आ रहे, रैंक बन रही है 5 डिजिट में, 6 डिजिट में। तो अगर ऑल इंडिया टेस्ट में ऐसी रैंक बन रही है तो सबका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। एंड आधे से ज्यादा जो लोग अच्छे भी होते हैं, जिनके 99 परसेंटाइल आने के चांस भी होते हैं ना, वो लोग भी यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पर कंपटीशन वाइप आउट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। एंड द फन फैक्ट इज, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो लोग यहाँ पर हार मान लेते हैं। तुमको ये फोकस करना है कि हर अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट दो। कहीं से भी मॉक टेस्ट मत देना, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा। किसी अच्छी जगह से मॉक टेस्ट देना। कुछ डेडिकेटेड मटेरियल ले सकते हो, इस तरीके की बुक्स अवेलेबल हैं। ओसवाल की मॉक टेस्ट की बुक है, ऐसे बुक्स रिफर कर सकते हो जहां से तुम बेझिझक होकर मॉक टेस्ट उठाओ एंड उनको अटेम्प्ट करो। और मैं सच्ची बताऊं ना, इस फेज में तुमको एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना, वो अपनी हेल्थ होती है। उसका ध्यान रखना। अगर तुम बीमार हो गए, तुमको कुछ भी हो गया, डेंगू, टाइफॉइड या कोई भी गंदी बीमारी जिससे तुम्हारी हेल्थ इफेक्ट हो गई, मैं लिख कर देता हूँ कि भले तुमने कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन करी हो, तुम्हारी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी। इसका सिंपल रीजन यही है कि अगर तुम्हारी बॉडी फुल्ली फंक्शन नहीं कर रही, तुम्हारा ब्रेन फुल्ली फंक्शन नहीं कर रहा, तो तुम अपना बेस्ट पोटेंशियल दे ही नहीं सकते। सो मेक श्योर यार, तुम कुछ हेल्दी खाओ, अटपटा सा खाओ मत, किसी भी जगह पे घूमो मत, फोकस रहो, अपने रूम में रहो, हेल्दी खाना खाओ, फ्रूट्स एंड वेजीज खाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। एंड ट्राई करो कि जितना हो सके उतना रिलैक्स्ड रहो, काम रहो। सिर्फ फोकस करो अपने गोल पर, जो है जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल लाना। इसके साथ साथ मैं भी चाहता हूं कि तुम भी उन सब लोगों को गलत प्रूव करो जो तुमको अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहा, जो तुम पे विश्वास नहीं कर रहा कि यार तुम कुछ कर सकते हो। अभी भी चांस है, अगर तुम आंखें खोलोगे, अगर तुम अपनी पूरी जान डालोगे, तो मैं गारंटीड बोल सकता हूं तुम 99 परसेंटाइल ला सकते हो। जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ एंड स्टार्ट राइट नाउ। सब कुछ भूल जाओ, सबको अलविदा कह दो, बस अपनी पढ़ाई और अपने गोल पे फोकस्ड रहो। तुम कर सकते हो। इतने ही बिलीव के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जेईई के सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड टू इंक्रीज योर पोटेंशियल, सब्सक्राइब टू द चैनल।